तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे स्मार्ट माइंड आर्मी चैनल पर। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आपका लेक्चर 2 है ये, किसका? फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, तो क्या चल रहा था ना, सेल चल रहा था। सेल के बारे में थोड़ी बातचीत चल रही थी क्योंकि चैप्टर ही उसके ऊपर है, तो उसी की बात होगी। ऐसी नॉनसेंस बात क्यों कर रहा हूँ मैं, हैं? अब आते हैं अगले चीज़ पे, उसका नाम है ऑर्गेनेलिस। ऑर्गेनेलिस अब समझ लेना, प्रोनाउंसिएशन मेरे को भी नहीं रही, ऑर्गेनेलिस समझ लो। ठीक है, ऑर्गेनेलिस। देखो, सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस होती हैं, सेल ऑर्गेनेलिस बोलते हैं उन्हें। उनका काम क्या होता है? स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ सेल विच आर डिफाइंड टू डू स्पेसिफिक वर्क। अब जैसे मैं बताऊं आपको, अगर तो माइक सही कर लेते हैं। हाँ, तो देखो, जैसे ह्यूमन है, हम हैं इंसान। अब मैं बोलता हूँ ह्यूमन ऑर्गेनेली बताओ, है भैया इसका मतलब। जैसे ह्यूमन ऑर्गेनेली मैं तो उससे बताता हूँ, जैसे हमारा हार्ट है, तो उसका एक काम है। उसका क्या काम है? हार्ट पंपिंग और प्योरीफिकेशन पूरी बॉडी तक पहुँचाना। ठीक है, ये उसका काम है हार्ट का, अपने दिल का। ठीक है, तो ऐसे ही ना सेल्स के अंदर सेल ऑर्गेनेलिज होती है जिनका काम क्या होता है? कुछ एक स्पेसिफिक वर्क कराना सेल के लिए। ठीक है, तो उसी की डेफिनेशन है, क्या बोल रहा है? स्पेसिफिक कंपोनेंट। स्पेसिफिक कंपोनेंट जैसे कुछ भी हो सकता है कि किसी जैसे हमारे शरीर में होता है ना, दिल का ये काम है, किडनी का कुछ और काम है, और आपके बोन्स का कुछ और काम है। ऐसी सेल्स के अंदर स्पेसिफिक कंपोनेंट होते हैं ऑफ सेल विच आर डिफाइंड टू डू स्पेसिफिक वर्क। अब आपके शरीर में क्या होता है? किडनी का अलग काम होता है, दिल का अलग काम होता है। ऐसी सेल के अंदर ना, इन जो डिफरेंट चीज़ों का है, डिफरेंट चीज़ है, उनका डिफरेंट काम होता है। ठीक है, समझ गए होगे? बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं। मिटा देता हूँ, मुझे मिटा दूँ क्या? चलो मिटा देता हूँ। बहुत सही। आज थोड़ा डार्क लग रहा होगा क्योंकि लाइट चली गई है भाई। कोई बात नहीं, डार्क तो पसंद है आजकल, डार्क तो लोगों को पसंद है। मतलब कलर कैसे? बैटमैन पसंद है ना, बैटमैन। लोगों को बैटमैन पसंद नहीं है क्या? कमेंट वगैरह को बता देना कौन सा सुपर हीरो पसंद है भाई। ऐसी मजाक कर रहा हूँ, कर देना है। चलो देखो, अब आगे चल रहे हैं अपने टॉपिक कर, हैं? देखो, तो सेल ऑर्गेनाइज होती हैं। अब क्या हुआ? अब साइंटिस्ट ने देखा, चलो थोड़ा सेल को देखते हैं माइक्रोस्कोप में। माइक्रोस्कोप में उन्होंने देखा तो उनको तीन चीज़ें दिखी। 3 थिंग्स, ऐसी 3 चीज़ें थी जो हर सेल में पाई गई और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। पहला क्या था? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। सेकंड क्या था आपका? सेकंड था आपका न्यूक्लियस, है। और थर्ड क्या था आपका? साइटोप्लाज्म। है, ठीक है। तो ये जो 3 चीज़ें थी ये इंपॉर्टेंट थी सबसे ज़्यादा। पहला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब थोड़ा समझो, मेम्ब्रेन, प्लाज्मा, ठीक है। न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस ये वाला न्यूक्लियस नहीं है भाई, ये एटम वाला न्यूक्लियस नहीं है, कतई नहीं है ये एटम वाला न्यूक्लियस। अब मैं आपको बताऊं ऐसा क्यों। भैया न्यूक्लियस तो न्यूक्लियस होता है ना, नाम तो हमने पहले ही नामकरण कर दिया था, एटम वाला क्यों नहीं है? अब देख भाई, तेरा नाम घर में चिंटू है, कहीं पे सोनू है, कहीं पे कुछ है, पर रहेगा तो तेरा नाम वही ना जो तेरे माँ बाप ने रखा है ना। तो ऐसे ही जो भी कोई मेन कंपोनेंट आता है ना किसी बड़ी चीज़ में, उसको हमेशा ज़्यादातर लोग ना न्यूक्लियस बोल देते हैं, न्यूक्लियस। अब हैं तो ऐसे ही ना, इसको भी नाम न्यूक्लियस दे दिया। एक व्यक्ति के 2 नाम नहीं हो सकते क्या बताओ? अलग अलग चीज़ में अलग अलग एक नाम नहीं हो सकता क्या बताओ? हो सकता है ना, ठीक है। तू है, तेरा नाम, जैसे मेरा नाम देव है, मेरे संग एक इंसान घूम रहा है, उसका नाम इंदेव है, पर हम दोनों सेम है क्या? नहीं, हमारी डिफरेंशिएबिलिटी अलग है, हम अलग काम कर रहे हैं, अब अलग पढ़ रहे हैं, मतलब है, समझ जाओ ना, ठीक है। देखो, और तीसरी चीज़ है साइटोप्लाज्म, है। तो ये 3 चीज़ें इनको लिख लो कि 3 थिंग्स या फिर 3 सेल ऑर्गेनेली विच आर इम्पोर्टेंट, जो सब पे पाई जाती हैं। ठीक है, लिख लिया हो, बोलो, बहुत बढ़िया। चलो आगे चलो। नेक्स्ट फ्लो में चलता तो मामला बढ़िया लगता है, ठीक है। और हाँ सुनो, मेरे को आपको एक चीज़ बतानी थी बहुत इम्पोर्टेंट, कि मैंने ना ये मुझसे गलती हुई है बहुत बड़ी, मैं आप सबसे माफ़ी मांगता हूँ, माफ़ कर दे मुझे, कि मैंने क्या किया है, आपका जो 4th चैप्टर था स्ट्रक्चर ऑफ एटम, उसकी मैंने जो हेडिंग है
वो एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स डाल के पढ़ाने शुरू कर दिया मैंने, तो उसके लिए थोड़ा माफ़ी मांगता हूँ। अपने दोस्तों को जो कोई आप अगर दिखाओ तो उनको बोल देना भाई वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स गलत लिखा है उन्होंने, वो स्ट्रक्चर ऑफ एटम था वो गलती से। कभी कभी क्या होता है कि आप ध्यान कहीं और होता है, मतलब टॉपिक पर ध्यान चल रहा होता है और ऊपर हेडिंग देखते नहीं हो, सीधे चलते लिखते जाते हो, तो हो गया भाई, गलती हुई है, ठीक है, समझा करो। इसलिए माफ़ी भी मांगता हूँ मैं तहे दिल से। चलो अब आगे चलते हैं। पहला क्या टॉपिक आ रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन अपने नोट्स से पढ़ाता हूँ मैं, आपको पता है, आपको मैं नोट्स बनाता हूँ पहले आपके लिए, उसमें से प्रॉपर पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या कह रहा है स्टोरी के टाइप में, ठीक है। पहले स्टोरी सुनो आराम से, फिर लिखवाऊंगा सब कुछ डेफिनेशन बाढ़ की है। तो देखो ये रफ डायग्राम है, ठीक है, इसे सीरियस मत लेना। तो देखो ये अंडा नहीं है, ये आप समझ लो ये क्या है, आपकी एक वॉल है और यहाँ लगा देता हूँ मैं एक दरवाज़ा, ये हो गया आपका गेट है। अब देखो आप क्या करते हो, आप इधर रहते हो अंदर, आप अंदर रहते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, आप कोई सामान लेते हो या फिर देते हो बाहर, अपनी चीज़ का सामान ले रहे हो, सामान दे रहे हो, तो बीच में किसकी ज़रूरत पड़ी आपको? एक गेट की ज़रूरत पड़ी, यानी आपको एक ऐसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, पाथवे की ऐसी ज़रूरत पड़ेगी जिससे आप क्या कर सको, एक्सचेंज कर सको मटेरियल्स, समझ गए। तो ऐसी पता है क्या होता है, ऐसी सेल में ना एक थिन मेम्ब्रेन होती है, वो क्या करती है, उसका काम होता है अंदर कोई ख़राब चीज़ है उसको क्या करना है, बाहर फेंकना है, और जब बाहर कोई अच्छी चीज़ है उसको क्या लेना है, अंदर लेना है, ठीक है, समझ गए। तो इसी डेमोन्स्ट्रेशन से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा था, बस इसका इतना ही काम है और ज़्यादा काम नहीं है। अब प्रॉपर डेफिनेशन लिखो, ठीक है। और देखो मैं डेफिनेशन थोड़ा चेंज करता हूँ आज थोड़ा पॉइंट्स में लिखवाते हैं आपको, क्योंकि क्या है पॉइंट्स में लिखते ना थोड़ा अच्छा लगता है। चलो पॉइंट्स में लिखते हैं। अब क्या लिख रहा है, आउटर मोस्ट covering of cell that separates, आपका क्या है, separates the content of cell from its external environment, ठीक है। पहला पॉइंट तो ये है। अब पहला पॉइंट समझो क्या बोल रहा है, ये होती है आउटर मोस्ट कवरिंग सेल की, यानी कोई सेल लिया है तो उसकी सबसे बाहर की परत होगी ना, वो ये होगी है। दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ सेल फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का मतलब क्या है कि ये बाहर की चीज़ों से इसको अलग करती है, अपने अंदर की चीज़ और बाहर को अलग करती है, एक वॉल की तरह एक्ट करती है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, अब चलो हैं, it allows entry and exit of materials, हैं, entry and exit of material. It also prevent movement of some contents, ठीक है। तो ठीक है, इन दो को मैं पता है कुछ अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है, इसका एक रीज़न है, इसके नीचे लिख लेना, that's why it is called selectively
परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो ये 2 पॉइंट मैंने अंडरलाइन क्यों करे हैं, इसके डेफिनेशन का भी पार्ट है पर इसकी एक अलग चीज़ और है। इट अलाउज एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मटेरियल। एंट्री और एग्जिट, कोई अंदर चीज़ें बाहर भेज दो, बाहर से अंदर ले आओ। इट ऑल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम कंटेंट, यानी अगर अंदर कोई ऐसी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो इसको भी रोक लेती है कि भाई नहीं बाहर नहीं जाना, रुको। ठीक है, जैसे आप कभी भी आपने देखा होगा कि आप घर में हो, है बाहर दोस्तों ने बोला चलो यार चल रहे हैं आज घूमने चल रहे हैं, अब मम्मी क्या करेंगी, रुक जा, है तो ऐसी है, ऐसी ही रोक लेता है। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। अब देखो सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन का क्या मतलब है, देखो मेम्ब्रेन तो इसका नाम ही है, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब इसका ये है कि ये चीज़ों को सेलेक्ट करके बाहर भेजता है या सेलेक्ट करके अंदर लेता है। मतलब जैसे ये जैसे क्या हुआ, अंदर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है, अब उसको बाहर भेजना है तो ये पहले दिखेगा, अच्छा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए, यानी इससे हमारा काम हो सकता है, यानी ये हमारे लिए हेल्प करेगा, तो ये क्या करता है उसको अंदर रख लेता है। दूसरी चीज़ को देखेगा ये बाहर है, ये गंदी है, फेंक दो उसको बाहर, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन मैं बताऊँ, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसको ना थोड़ा अंडरलाइन मान लेते हैं, आपके लिए भी आसानी होगी और हमारे लिए भी है। चलो अब आगे चलते हैं। लिख लिया होगा आपने या फिर लिख लो बढ़िया से, लिख लिया, चलो मिटा देते हैं इसे। अभी तो शुरुआत है भाई, अभी तो शुरुआत है। अभी तो शुरुआत है, अंत अभी बाकी है। तू कहाँ जा रहा है, अभी सेल अभी तेरा बाकी है, सेल बाकी है अभी, ठीक है। चलो अब क्या बोल रहा है, हाँ ठीक है। अब आपने सोचा होगा, ठीक है, आपने बताया कि एक सेल था, ये उसको भेज रहा है बाहर या अंदर ले रहा है। अब बाहर जब भेज रहा है या फिर अंदर किसी चीज़ को ले रहा है, आप खुद सोचो, आप अगर एक किसी वॉल के अंदर रह रहे हो, किसी चीज़ को ला रहे हो या दे दे रहे हो, तो यानी कुछ ना कुछ आप ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा कर रहे हो। मतलब कोई ना कोई आपको ट्रांसपोर्टेशन की ऐसी चीज़ चाहिए होगी जिसकी हेल्प से आप कर सको, उस चीज़ को ले सको या बाहर फेंक सको, हैं। तो इसके लिए पता है एक प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन, ठीक है। डिफ्यूजन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, इसकी हेल्प से आपकी जो चीज़ों है ना उनका एक्सचेंज होता है, चीज़ों का एक्सचेंज होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिख लेंगे एक बार, ठीक है लिख लेते हैं। जो आपका डिफ्यूजन होता है ना, वो आपका मेनली जो होता है, मैं बताऊँ सारी चीज़ों के लिए होता है, पर इसको भी ना गैस के लिए बोला जाता है। इस चैप्टर में इसको गैस के लिए दिया गया है। तो क्या बोला जा रहा है इसमें, द मूवमेंट ऑफ, गैस लिखूं कि छोड़ दूं, एक बार देख लेते हैं। नहीं गैस नहीं लिखना है भाई, गैस क्यों लिखूंगा जब मैंने अभी आपको खुद बताया। कर्नाटक से हो गया, कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो concentration is called diffusion. Example, exchange of CO2 / O2, ठीक है। देखो अब डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, लाइन बाय लाइन बढ़ते हैं। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, भैया स्पॉन्टेनियस मूवमेंट क्या होता है? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है जो आप
खुद नहीं करा रहे हो, वो अपने आप हो रहा है, ठीक है। तो क्या है, एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है ऑफ सब्सटेंस। कैसे? फ्रॉम ए रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन। यानी इसका मतलब अगर मैं देखूं, अगर आप एक वॉल के अंदर खड़े हो हैं, आपके पास आम ज़्यादा है, मतलब एग्जांपल कर रहा हूँ, आपके पास आम ज़्यादा है, बाहर वाले को क्या चाहिए? केला चाहिए, हैं केला चाहिए बाहर वाले को। तो बाहर वाले के पास केले ज़्यादा है, तो आप क्या करोगे? बोलोगे चल यार एक काम करते हैं, तू मेरे मतलब आम रख ले, मैं केले ले लेता हूँ, क्योंकि मेरे को अभी क्या, मैं जिम विम जा रहा हूँ तो केले की ज़रूरत पड़ती है थोड़ी, हैं। तो ऐसे ही ना ये डिफ्यूजन प्रोसेस है। ये क्या करता है? ये देखता है, अच्छा सेल, अच्छा ऐसा है, बाहर CO2 ज़्यादा है, अंदर क्या है? अंदर CO2 कम है। या फिर ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि अंदर CO2 ज़्यादा है, बाहर CO2 कम है। तो एक काम क्या करते हैं? फेंक देते हैं CO2 को बाहर, हैं। तो ऐसा ही होता है इसमें। द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, जैसे एक्सचेंज ऑफ CO2 एंड O2, ठीक है। यानी इसका मतलब क्या कह रहा है कि बाहर अगर कोई ज़्यादा चीज़ है और सेल के अंदर कोई कम चीज़ है, तो वो क्या करेगी? हाई पे जो चीज़ ज़्यादा होगी ना, वो पेनिट्रेट कर देगी, यानी किस में आ जाएगी? सेल के अंदर जाएगी, क्योंकि सेल के अंदर क्या है? लो कंसंट्रेशन है। तो ठीक है, इसी के साथ डिफ्यूजन खत्म होता है। डिफ्यूजन खत्म नहीं होता, मतलब आपकी डिफ्यूजन की डेफिनेशन खत्म होती है। अब आप पूछोगे भैया क्या सिर्फ गैस से ही काम हो जाता है सेल का? मतलब ऑक्सीजन तो हम भी लेते हैं, क्या हम ऑक्सीजन पे जिंदा है क्या? नहीं भाई, ये खाना भी खाते हैं, खाना भी बनाते हैं, और तेरा पानी भी पीते हैं। अच्छा, खाना और पानी दोनों चल रहा है यहाँ, ठीक है। तो अब ना डिफ्यूजन का एक पार्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। अच्छा, ऑस्मोसिस ये क्या है? ये क्या नई चीज़ आई है? मैंने शायद आपको फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन दिया होगा, अगर नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं है। और सुनो, मैंने आपको पहली चैप्टर की शीट जो करवाई थी ना, उसमें क्या हुआ, इसके क्वेश्चन थे डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस के, तो उसमें शायद डेफिनेशन मैंने आपसे पूछी थी, तो वहाँ अगर आपको नहीं मालूम होगी तो यहाँ से देख लेना एक बार, ठीक है, बढ़िया से। और हाँ, मैंने कर दी है, शीट अपलोड कर दी है, ठीक है। धीरे धीरे अब सारी हो जाएंगी अपलोड, अब चिंता मत करो, मैथ की भी होगी और साइंस की भी होगी, बस अब शुरू हो गई डलना। धीरे धीरे क्या हो रहा है, फ्लो में आ रहे हैं अब, हैं। तो एक काम करते हैं, चलो चलते हैं अब आगे। तो डिफ्यूजन का एक स्पेशल पार्ट होता है ऑस्मोसिस। अच्छा भैया, स्पेशल पार्ट होता है, उसमें ऐसा स्पेशल क्या होता है? इसमें कुछ नहीं होता है, इसमें जो तेरा सब्सटेंस होता था ना, उसमें जैसे मैं बोल रहा हूँ तेरा डिफ्यूजन में कोई ऐसा सब्सटेंस जो हाई कंसंट्रेशन पे और अंदर लो कंसंट्रेशन पे, तो उसमें चले जाएगा। तो उसमें उसी सब्सटेंस के बारे में बात करी गई है। अच्छा, तो सब्सटेंस कौन सा है? वाटर या कहूँ लिक्विड? अच्छा, पानी। यानी अगर पानी का टर्म आ गया, हाई कंसंट्रेशन लो कंसंट्रेशन, वो क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस। तो अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है ये? वही है, द स्पॉन्टेनियस फ्लो है ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, ठीक है, आप लिख लेना, पूरी नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा डॉट डॉट में लिख रहा हूँ, कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन रीजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। कुछ नहीं है, बस एक चीज़ वही है कि जहाँ सब्सटेंस लगाता है वहाँ वाटर आ गया है, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो समझ गए? समझे कि नहीं? वहाँ पर क्या मैं बात कर रहा था, वहाँ पर कोई भी सब्सटेंस हो सकता है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी, खाना पानी सब। यानी अगर आपसे कोई अगर पूछे ना, भाई मुझे ये बता ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन अलग हैं क्या, ये मेरे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था, मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस अलग होते हैं। तो बोला नहीं भाई, डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन इन सब का बाप है, यानी डिफ्यूजन सब है, मतलब टोटल डिफ्यूजन ही है जो है। ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस उसके एक पार्ट को नाम दे दिया गया है। अच्छा, कैसे भाई? और डिफ्यूजन में क्या होता था? सब्सटेंस आता था। ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है आपका? ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है आपका? ऑस्मोसिस में क्या हो रहा है? वो सब्सटेंस जो है वो पानी हो जाता है, बस सिंपल सी बात है। तो यानी अगर कोई पूछे ऑस्मोसिस इज ए पार्ट ऑफ डिफ्यूजन, तो एमसीक्यू में क्या कर देना, टिक कर देना। अगर कोई पूछे और
डिफ्यूजन इज ए पार्ट ऑफ ऑस्मोसिस, तो कट कर देना, ठीक है, क्योंकि डिफ्यूजन क्या है आपका मेन प्रोसेस है, ठीक है। अब चल रहे हैं आपकी अगली केस पर। अच्छा केस आ गया भैया, यहाँ कोड तो नहीं चल रहा, बहुत फालतू जोक मारा मैंने, मालूम है मेरे को। केस यार यानी केस स्टडी भाई, केस स्टडी है। तो क्या आ रहा है इसमें, अब 3 केस बनते हैं। कैसे भैया 3 केस कैसे, देख भाई, अब मैं इसको तेरे को बहुत बढ़िया समझाऊंगा इसको। तो मैं अरे ज़्यादा साइड में हो गया, थोड़ा इसको यहाँ सरका देते हैं, ठीक है। ये शायद मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया था कि नहीं पढ़ाया था, या फिर छूट गया है। ये कोई दिक्कत नहीं, छूट गया है तो यहाँ पढ़ लो, उसे पूछा भी नहीं जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 केस बनते हैं इसमें, पहला, दूसरा और तीसरा। भैया ये पहला दूसरा तीसरा मैं केस लिखा कहाँ, केसेस। देख भाई, जब किसी भी चीज़ का एक्सचेंज होता है तो उसमें 3 कंडीशन बनती हैं, ठीक है। मतलब इसमें ऑस्मोसिस में 3 कंडीशन बनती हैं। क्या बनती है भैया बताओ। मैं तेरा सेल क्या रखा है, पानी में रख रखा है, ओके। तो पहला केस क्या बोल रहा है कि तेरा जो सेल है ना, सेल के अंदर पानी की जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन देखो, मैं कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है ना, उसको लिख रहा हूँ मैं CW, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, अरे नहीं यार फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए प्रॉपर ही लिख देता हूँ। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड यानी एक्सटर्नल। ये क्या है आपका, क्या है, ग्रेटर है किससे, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन सेल, ठीक है। और आपका दूसरा केस क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड is equal to concentration of water in cell। और तीसरा केस क्या है आपका, concentration of water outside is greater than concentration of water in cell, ठीक है। ओके भैया, हैं भाई, ठीक है चलते हैं। तो पहला दूसरा तीसरा केस हो गया आपका। अब देखो, अगर तुम ये सोच रहे हो कि भैया शायद सेल में ही हमेशा पानी जाएगा, तो भाई तू गलत सोच रहा है, तेरा भ्रम टूटने वाला है अभी के अभी। तो देख पहला क्या हो रहा है, पहले में तेरा क्या होता है, देख पहले में तेरे सेल में क्या है, पानी कम है। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूँ, अगर सेल में पानी कम है और बाहर पानी ज़्यादा है, तो यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ C क्या है, कम है, और यहाँ क्या है, इसके अंदर सेल के अंदर पानी कम है, बाहर ज़्यादा अंदर कम। तो क्या बात होगी बताओ, क्या होगी, बताओ। टाइम स्टैम्प लगा के कमेंट कर दो एक बार बढ़िया से, हैं, टाइम स्टैम्प लगा के कमेंट कर दो क्या होगा इधर, पानी कहाँ मूव करेगा और कहाँ से मूव करेगा, ये बताओ एक बार, ठीक है। तो बता देता हूँ मैं इसका आंसर आपको। अगर आप सच्चे ईमानदार से इसे पढ़ रहे हैं तो आपने लिख दिया होगा कमेंट में कि जो पानी है बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो पानी क्या करेगा, सेल के अंदर जाने की कोशिश करेगा या फिर पहुंच जाएगा, ठीक है। पानी क्या करेगा, सेल के अंदर चले जाएगा। तो क्या होगा, सेल का क्या होगा, सेल विल स्वेल अप यानी फूल जाएगा, फूल जाएगा। और इस सॉल्यूशन को जो हम नाम देते हैं कि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है पानी की, अंदर कम है, इसको हम कहते हैं लिख लेते हैं एक बार, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
हाइपोटोनिक पता है क्यों कह रहे हैं? क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है और अंदर कम है। हाइपो यानी कम मात्रा। ओके, अब आ रहा है सेकंड केस। सेकंड केस में क्या हो रहा है? कंसंट्रेशन ऑफ वाटर आउटसाइड इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इन सेल। ये तो यार बीच का मामला आ गया। कैसे? बाहर भी सही सेम है पानी की मात्रा और अंदर भी सेल के अंदर सेम है। लग नहीं रहा होगा वो मैं मानता हूं, पर इमेजिन करो ये केस में तो क्या होगा इसमें? साइज ऑफ सेल रिमेन सेम, यानी कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब आ रहे हैं इस पे, लास्ट केस पे आपके। अब देखो लास्ट केस में क्या है, थोड़ा उल्टा होता है। इसके अंदर क्या है? पानी की कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा, और बाहर क्या है? कम है। भैया बाहर तो पानी लगा रखा है आपने। है भाई चल यार, मैं कंसंट्रेशन की बात कर रहा हूँ। मैंने कब बोला? मैंने बोला होगा पानी है, पर यार पानी की मात्रा भी तो देख। या ऐसा भी तो सकता है मैंने इसमें नमक मिला दिया हो 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, जितना भी मिला, 10 किलो, तो क्या होता है? तो मालूम है नमक सोख लेता पानी को, है? तो यही क्या होगा? अब देखो यहाँ क्या होता है? कंसंट्रेशन क्या है? बाहर ज़्यादा है। कंसंट्रेशन क्या है? अंदर ज़्यादा है और बाहर कम है। तो ये बाहर की जो चीज़ है ना, ये इसके लिए क्या करती है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की तरह एक्ट करती है। यानी अब ये चीज़ सेल बन गई है मेरे बाहर की इन्वायरमेंट है वो इसके लिए मतलब क्या कर रहा है? वो यूँ दिखा रहा है भैया मेरे पे पानी की कमी है भाई, मेरे को पानी चाहिए। तो सेल क्या करता है? इधर फिर से ऑस्मोसिस करता है और इसमें क्या करता है? ये बाहर पानी छोड़ देता है। हमेशा भाई मैंने बोला था आपको लॉ है कि बाहर जहाँ कंसंट्रेशन कम होगी हाई से लो की तरफ मूव करेगा। तो बाहर क्या थी? लो कंसंट्रेशन, अंदर हाई कंसंट्रेशन, तो ये मूव कर जाएगा। तो यानी क्या होगा? सेल विल श्रिंक अप। श्रिंक यानी सिकुड़ जाएगा। ठीक है, ये सब किशमिश के ऊपर होते हैं। ये जो आपको मैं सेल करके बता रहा हूँ ना, ये इसमें असल में इसमें किशमिश होती है ये एग्जाम्पल में, पर मैं आपको सेल से बता रहा हूँ, थोड़ा आपको समझ में आ जाए अच्छे से। अब इस सॉल्यूशन को क्या कहते हैं हम? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, समझ गए अच्छे से? बता देना भाई, कमेंट में कर देना। एक और बता देता हूँ, देख इसमें क्या है? कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा, नहीं कंसंट्रेशन अंदर कम, बाहर ज़्यादा, तो बाहर से क्या आएगा? अंदर आएगा पानी। इसमें क्या है? दोनों साइड सेम है, तो इसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा। इसमें क्या होगा? अंदर ज़्यादा है पानी, बाहर कम है पानी, तो बाहर से क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ मूव हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो लिख लिया होगा आपने। चलते हैं आगे। मेरा हाल बुरा और बुरा कर दिया, आज सा ये रिश्ता खत्म कर दिया, बेदर्दिया यार, बेदर्दिया यार, बेदर्दिया बेदर्दिया। ठीक है, अब देखो, अब आ रहे थोड़ा लास्ट की साइड में। अब इसमें क्या बोल रहा है? हैं? अब इसमें क्या बोल रहा है कि जो आपकी जो चीज़ होती है, इसमें क्या होता है? एक ट्रांसपोर्टेशन, जैसे आप कर रहे हो, आपने चीज़ भेजी और लाई, तो उसमें ट्रांसपोर्टेशन लगता है, उसके अंदर फ्यूल भी लगता है। फ्यूल में क्या होता है? उसके लिए एक एनर्जी की तरह ट्रीट होता है, हैं? तो एनर्जी की तरह ट्रीट होता है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें कोई ना कुछ एनर्जी खर्च हो रही है। ठीक है, एनर्जी खर्च हो रही है। अच्छा, एनर्जी खर्च हो रही है, यानी इसका मतलब वो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ बना रहा होगा आपका सेल मेम्ब्रेन, जिससे क्या कर रहा है? वो एक चीज़ को अंदर आने दे रहा है, एक चीज़ को बाहर जाने दे रहा है। यानी वो अपना गेट खोल रहा है, बंद कर रहा है, तो कुछ ना कुछ भाई कुछ तो उसमें एनर्जी लग रही होगी ना। ठीक है, तो देखो बस इसका लास्ट टॉपिक चल रहा है कि जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक
molecules called lipids and protein। अच्छा भैया, इसमें क्या है, ये क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? देख भाई, मैं तेरे को बताया था कि जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, आ रहा है जा रहा है, उसमें कुछ ना कुछ खर्चा होता है, फ्यूल चाहिए होता है। तो फ्यूल कहाँ से बनेगा फ्यूल, तू बता। कुछ ना कुछ ऐसा उसको खुद ना खुद ऐसा कुछ ना कुछ मतलब ऐसी चीज़ें चाहिए होंगी ना जिससे क्या करे, वो खाना बनवा सके या फ्यूल क्रिएट कर सके। तो यही क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब उसको बात आती है कि भाई मेरे को अब क्या करना है, मेरे को बार बार खोलना है, गेट बंद करना है, तो मेरे को कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूरत पड़ेगी जिससे क्या कर सकूँ, मैं अपने आप को रिटेन कर सकूँ, बना सकूँ या फिर जिंदा रख सकूँ। तो क्या होता है इसमें कि मेम्ब्रेन जो होती है ना, वो किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन से, जो उसको प्रोटेक्ट करती है, उसको बना के रखती है, इसकी स्ट्रेंथ बना के रखती है। ठीक है, बस इतनी सी बात है। अब चल रहे एक और आपका लास्ट में प्रोसेस है। ठीक है, इसको लिख देता हूँ मैं, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, ये आपका एक प्रोसेस है, इसको याद रखना। इसमें क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन टू इनगल्फ या फिर एक्वायर फूड अदर या फिर अदर मटेरियल फ्रॉम अब देखो लास्ट आ रहा है आपका एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस क्या बोलता है, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, आपका सेल मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो अपनी शेप साइज को बदल लेता है। ओ भाई, शेप साइज को बदल के क्या लेता है, वो अपना शेप साइज बदल के क्या करता है, वो एक्वायर फूड एंड अदर मटेरियल, यानी एक तरीके से करता है वो अपना शेप साइज चेंज कर लेता है। क्यों, उसको खाना चाहिए होता है सेल के लिए। तो इसी प्रोसेस को क्या हम नाम देते हैं, एंडोसाइटोसिस। वैसे आता नहीं है, ज़्यादा पूछा नहीं आता पेपर में, पर याद रख लो है। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन की आपकी ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी या फिर क्षमता खिंचाव और तनाव की, टू इनगल्फ या फिर किसी चीज़ को लेना, फूड एंड अदर मटेरियल खाने और खान पान की चीज़ों को लेने का, फ्रॉम इन्वायरमेंट यानी बाहर की दुनिया से किसी भी चीज़ को लेने की उसमें क्षमता, यानी क्या बोलूँ आपको, एक और फिर से बताता हूँ। यानी इसमें क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन की ऐसी क्षमता या फ्लेक्सिबिलिटी खिंचाव या तनाव करने की, जिससे क्या कर सके, वो अपनी शेप एंड साइज चेंज कर सके, फूड को अपने अंदर ले सके, उसको क्या कहते हैं हम, एंडोसाइटोसिस, इस प्रोसेस को। और ये प्रोसेस कौन करता है, एम्यूबा। एम्यूबा आपको मालूम ही होगा, घूम रहा है आराम से, जैसे ही खाना देगा अपना शेप साइज चेंज कर लेता है, वो आउटर कवरिंग करके उसको पूरा घेर लेगा और फिर अपने अंदर समा जाएगा उसे लेके। ठीक है, तो इसी के साथ आपका लेक्चर 2 ऑफ दिस चैप्टर समाप्त होता है। आशा करता हूँ सभी का दिन अच्छा जाए, आप खूब अच्छी तरक्की करें, अच्छे से पढ़ें। और इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद लेक्चर देखने के लिए, और सभी को मेरी तरफ से राधे राधे। ठीक है, बाय।